नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि 29 मई हो गई है, आज अगर देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं था दोस्तों, इसलिए बार बार सर्च करके परेशान ना हो, है ना। तो जो आज फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एग्जाम नहीं था, सेकंड शिफ्ट से जो है एग्जाम हुआ है। सेकंड शिफ्ट का जो भी एग्जाम का एनालिसिस है आज हम लेके आ चुके हैं। चलिए अपन चालू करते हैं। इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके की जो क्लास है वो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 29 मई 2023 सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन क्रमशः जी के करंट पर, यानी करंट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, फिर उसके बाद विज्ञान पे आएंगे, फिर क्रमशः हिंदी पे आएंगे, इंग्लिश और मैथ पर चर्चा करेंगे। लास्ट में ये भी देखेंगे कि आज बच्चों का स्कोर जो है कितना रहा। चलिए, पहली प्रश्न था कि किस अनुसूची में प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में, किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में। एक मिनट दोस्तों, क्या प्रश्न था पहला वाला? किस अनुसूची में? ठीक, तीसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख है। क्लियर। अनुच्छेद यदि हम 74 की बात कर लें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन करता है। अनुच्छेद 75 की यदि हम बात कर लें तो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर, किनके? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, जिस प्रणाली में एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति एक तरीके से नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं, उनको भारत का प्रथम नागरिक होने का दर्जा प्राप्त होता है, पर जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसी के पास होती है। ये सब हम लोग संविधान में पढ़ चुके हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहता हूं, और आप भी उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मान लीजिए कि इस जो पेपर चल रहा है पूरा, एक तरीके से देखा जाए जेल प्रहरी वाला या जो वन रक्षक वाला, इसमें संविधान से प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तीन चार प्रश्न कम नहीं होते दोस्तों, बहुत होते हैं। इसलिए पॉलिटी और संविधान वाला जितना भी आपका टॉपिक है उसको तैयार कर कर ही जाएं। क्लियर है? जिनके भी आगामी समय में पेपर हो। चलिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए दूसरा प्रश्न है, तो 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया। इसमें दो तारीखें आती हैं, हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो जब अपनाया गया है तो 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हो गया था। यानी लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए दो क्वेश्चन आए। अब देखिए, अभी एक और क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? एक ये प्रश्न आया था दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए हैं, लेकिन कौन कौन सी लगती है तो देख लीजिए। या तो अलीराजपुर होगा, बड़वानी होगा, खरगोन होगा, खंडवा होगा, बैतूल होगा, छिंदवाड़ा होगा, सिवनी, बालाघाट या बुरहानपुर। क्लियर है? तो इनमें से कोई ना कोई एक जिला रहा होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ की सीमाओं से लगते हैं। सिंगरौली जो जिला है दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं को छुएगा। कौन सा? सिंगरौली। याद रखिएगा, सिंगरौली। क्लियर है? झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को छूता है। बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य की सीमा को छूता है। मुरैना और शिवपुरी जिला उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमाओं को छूता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल किस अनुच्छेद में आता है? कार्यकाल यानी वो कितने समय तक रहेंगे? तो अनुच्छेद 56। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है, वह भारत का पहला नागरिक होता है, वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 साल का होता है। देखिए ये तीसरा प्रश्न आया दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए, अब समझ में आएगा। कथक के बारे में सही कथन क्या है? दोस्तों कथक से प्रश्न आया हुआ है, नृत्य से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि शुरुआत में भी आप लोगों को बताया गया था, है ना। तो कथक की बात चल रही है, कथक कली की बात नहीं चल रही है। याद रखिएगा, कथक कली का जो प्रश्न है वो दूसरे दिन के पेपर में आया था, है ना। 25 मई से अपने जो पेपर थे वो स्टार्ट थे, तो 26 मई वाले में कथकली से प्रश्न आया था। ये कथक के बारे में है, तो दोनों में अंतर है, समझिए। कथक दरअसल उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। कथकली कहाँ का था? तो वह दक्षिण भारत का था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दक्षिण भारत में भी किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि अपन ने वहां पर चर्चा की है। क्लियर है? तो कथक उत्तर भारत के प्रमुख नृत्यों में से है। यह दरअसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और आज भी पश्चिम पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से होता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानीकारों की एक जाति थी,
जिन्होंने संकेतों और गीतों के साथ अपने प्रदर्शन को अलंकृत किया है। क्लियर है? चलिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, पटवारी में 2 से 3 बार यह प्रश्न आया हुआ था। यदि आप लोगों ने पटवारी का एनालिसिस किया होगा और किस्मत से आज आपका पेपर रहा होगा तो मीनाक्षी मंदिर वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर को बहुत अच्छे से वहां पर बताया गया था। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर से ही अगर देखा जाए तो अगर एनालिसिस में आप देखेंगे तो पहले भी प्रश्न आ चुका है, इसीलिए जो एनालिसिस चलता है इसको जरूर देख कर जाए दोस्तों। आपके ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। क्लियर है? तमिलनाडु मीनाक्षी मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। और यह किस नदी के तट पर है? वैगई नदी के तट पर। तो जो पुराना प्रश्न आया था इसी में, मतलब वन रक्षक और जेल प्रहरी बारे में, तो उसमें यह आया था कि वैगई नदी के तट पर कौन सा मंदिर है, तो उसमें आ गया था कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। क्लियर है? तो घुमा के कहीं से भी आ सकता है। यह मंदिर पांडाल पेत्र स्थलम से संबंधित है। एक बात और याद रखिएगा, यदि आज पूछ लिया जाए कि मीनाक्षी मंदिर किससे संबंधित है, तो ये दरअसल दोस्तों शिव और पार्वती जी से संबंधित है। मीनाक्षी दरअसल एक तरीके से पार्वती जी के ही रूप को कहा गया है। क्लियर है? और यहाँ पर शंकर जी की भी प्रतिमा है, तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए, चौथा प्रश्न आ गया संविधान से। देख रहे हैं ना, जैसा कि मैंने थंबनेल में पहले बताया था कि राजनीति पॉलिटी या संविधान से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान हॉल में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्लियर है? 4 प्रश्न हो गए दोस्तों संविधान से। मराठा उद्योग रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीलेश सांबरो। कहीं कहीं ये नाम दोस्तों इस तरीके से भी आता है, सांबरे। क्लियर? तो नीलेश सांबरे को यह पुरस्कार उद्योग क्षेत्र में उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों और पालघर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उनके अथक परिश्रम के लिए दिया गया। नीलेश भगवान सांबरे को अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस अप्पा को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अकबर का किला कहाँ स्थित है? देखिए, हिस्ट्री से जो प्रश्न आया हुआ है वो कहां से है? अकबर से, मुगल से है। तो अजमेर के मध्य में स्थित है अकबर का किला। अजमेर कहां पर है दोस्तों? तो राजस्थान में है। 1527 में बना था। यह अजमेर के मध्य स्थित है, पश्चिमी मुखी किला है, जिसका निर्माण लगभग 3 वर्षों का समय जिसके निर्माण 3 वर्षों का समय लगा था। मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बना राजस्थान का यह एकमात्र किला है। 1576 में इसी में हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया है उसकी रूपरेखा इसी किले में बनी थी। मतलब किस तरीके से युद्ध लड़ना है उसकी रूपरेखा 1576 में इसी किले में बनी थी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स के राजदूत सर टॉमस रो, ये भारत आने वाले एक तरीके से देखा जाए तो जो मुगल सम्राट से मिले थे, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंग्स, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उन्हीं में से हैं ये सर टॉमस रो, जो व्यापार के उद्देश्य से आए थे और सर्वप्रथम अकबर से मिले थे। तो सुनिए, के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दिलाने के लिए इसी में आना पड़ा था। वर्तमान में अकबर का किला सरकारी संग्रहालय में तब्दील हो चुका है। जैसा कि भारत में सभी जगह है, जो भी पुराने पुराने किले थे वो सब या तो सरकारी संग्रहालय में हो गए हैं या नॉर्मल संग्रहालय में तब्दील हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? दोस्तों, बेगम हजरत महल कौन थी? एक तरीके से देखा जाए तो नवाब की पत्नी थी। कौन से नवाब? जो कि लखनऊ के नवाब थे। लास्ट कौन थे? वाजिद अली शाह, उन्हीं की ये पत्नी थी। तो वाजिद अली शाह के संग में जो अंग्रेज थे उन लोगों ने उनको वहां से हटा दिया था, इस कारण उन्होंने 1857 का विद्रोह किया। तब लखनऊ में राजा जलाल सिंह, कौन? जलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजों की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बेगम और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में विद्रोही ताकतों के द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कादिर, याद रखिए कहीं कहीं ये नाम बिरजिस कादिर आता है, बिरजिस कद्र भी आता है, को अवध के शासक का ताज पहनाया गया। बहुत छोटे थे ये। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। तो क्या हुआ 1857 की क्रांति में? क्या ये जीत गए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके बाद में जब उन्होंने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कादिर को वहां का एक तरीके से देखा जाए तो शासक घोषित तो कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद में ये यहाँ से भाग कर जाती हैं बेगम हजरत महल, नेपाल के राजा के पास शरण मांगती हैं। तब नेपाल के राजा ने शुरुआत में तो इनसे मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शरण दे दी और कुछ समय के बाद वो वहीं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने यहाँ देखा कि काठमांडू के मध्य में इनकी एक तरीके से जामा मस्जिद के पास
कब्र है या मकबरा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1944 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी 2 बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, एक ये है और एक बार और प्रश्न आया था पुराना एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो इनको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद करके जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर देखा जाए तो जितनी भी इस तरीके की संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, इन सब के बारे में आप लोग पढ़कर जरूर जाएं। जूनागढ़ किला किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। जूनागढ़ किला दरअसल भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में स्थित एक अकेला किला है। इस किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिंतामणि कहा जाता था। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया। जब शासक परिवार के किले की सीमा के बाहर लालगढ़ महल में चला गया था। यह राजस्थान के कुछ प्रमुख ऐसे किलों में से एक है जो कि पहाड़ी की चोटी पर नहीं बना, माने कि यानी कि जितने भी वहां पर किले हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो पहाड़ की चोटियों पर है, लेकिन ये जो है वो पहाड़ की चोटियों पर नहीं है। क्लियर है? एक और प्रश्न आया था दोस्तों, इनमें से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार ये पूछा जाता है। तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब हराया जब वह भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। चूंकि हर्षवर्धन राज्य का विस्तार करने की आकांक्षा से दक्षिण की तरफ जाते हैं और दक्षिण की तरफ जाते ही समय एक तरीके से दक्षिण में बहुत महान शासक बैठा हुआ है पुलकेशन द्वितीय, दोनों में आपस में युद्ध होता है और नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन हार भी जाते हैं और हारने के बाद मारे भी जाते हैं। हर्षवर्धन वही है जिनको अंतिम हिंदू सम्राट प्राचीन भारत का माना जाता है ना? तो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय में जो पुलकेशन द्वितीय थे तो उनसे जुड़ी कुछ बात और है। एहोल शिलालेख या एहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशन द्वितीय का ही है। इसको लिखा है इनके जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति ने। इसी में इनकी विजय का वर्णन है कि इन्होंने किस तरीके से हर्षवर्धन को हराया है। चलिए आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली को जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्य समिति गठित की है? तो दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर हैं। तो देखिए पराली को तो आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोग गांव से थोड़े भी जुड़े होंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी है। पराली दरअसल होता क्या है कि खेतों में जब फसल कट जाती है और गर्मियां काफी आ जाती हैं तो उसके बाद में जो चारा बच जाता है ना, कटी कटी एक तरीके से, जैसे मान लो गेहूं काटा तो गेहूं के बाद जो उनका वो बच गया, गेहूं तो मान लो भूसा के रूप में प्रयोग आ जाता है। अन्य भी फसलें होती हैं जो उनकी डंडियां होती हैं, उन्हीं को जलाना जो होता है वो पराली कहलाता है। और इसको जलाने से बहुत सारी गैसें वगैरह उत्पन्न होती हैं, खास तौर पर दिल्ली के एनसीआर वाले क्षेत्रों में। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रदूषण बहुत ज्यादा पहले से भी, ऊपर से पराली जल जाएंगी तो और प्रदूषण हो जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसी समिति के बारे में प्रश्न था। क्लियर है? एक समय पे काफी इसके बारे में चर्चा चल रही थी। चलिए आगे चलते हैं। न्यूज देखी होगी आप लोगों ने। प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वह किसी सभा का सदस्य नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छी बात है, बताते हैं। 6 माह के अंदर किसी भी सभा का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता होता है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा प्रश्न है ये? 5वां प्रश्न है दोस्तों। संविधान से 5 प्रश्न आ गए। असम से एक प्रश्न था दोस्तों, लेकिन प्रश्न क्या था ये क्लियर नहीं है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की अध्यक्षता किसने की? एक इस तरीके का प्रश्न लड़के लोग बता रहे थे, लेकिन देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस चूंकि अभी तो 21 जून आया नहीं है और 2023 की बात चल रही है, तो 2023 में जब योग दिवस आया नहीं है तो शायद प्रश्न कुछ अलग हो, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हो शायद इस तरीके का। तो प्रश्न क्लियर नहीं था, इसलिए इसका आंसर नहीं लिखा है। संप्रति अभ्यास किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच 1 साल का अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और बांग्लादेश सेनाओं के बीच अंतर क्रियाशीलता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और विस्तृत करना है। मुगल काल से दोस्तों एक और प्रश्न था, प्रश्न क्लियर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं विज्ञान का क्या रहा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? इसी एग्जाम में दूसरी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो विटामिन के, और सीधा सीधा रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, है ना? विटामिन के। अब आप समझिए, मैंने आप लोगों को पिछली वाली एनालिसिस में बताया था कि यदि वो पूछ ले कि कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में काम करता है, तो याद रखिएगा आप लिख देंगे कैल्शियम। क्या लिखेंगे? कैल्शियम। कौन सी प्रोटीन काम करती है, तो आप लोग लिखेंगे क्या? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। इसके अलावा और कौन काम करता है? तो प्लेटलेट। कौन?
प्लेटलेट। ये चारों चीजें रक्त का थक्का जमाने के काम में करती हैं। अधिकतम प्रश्न विटामिन के पर ही पूछा जाता है। दूसरी बार में कैल्शियम, तीसरी बार में थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और फिर प्लेटलेट। यदि इसका पूरा आपको वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, जो वन रक्षक की और जेल प्रहरी की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें जीव विज्ञान को, केमिस्ट्री को और भौतिक विज्ञान को पूरे को चैप्टर वाइज उसमें पूरी की पूरी क्लासें हैं दोस्तों। उनको आप लोग देख लेंगे तो ये सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अवतल दर्पण, दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है तो वस्तु कहाँ रखते हैं? तो दोस्तों वक्रता केंद्र पर। कहाँ? वक्रता केंद्र पर। डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। सरल प्रश्न था। बॉस इंडिकस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों किसका है? गाय का है। मेढक का नाम क्या है दोस्तों? तो मेढक के नाम को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेढक का नाम क्या है। बेबी किसकी इकाई है? तो द्विध्रुवीय क्षण बनाने में, याद रखिए, द्विध्रुवीय क्षण बनाने में बेबी किसकी इकाई है? तो द्विध्रुवीय क्षण बनाने में। क्लियर है? एक बनाने में हटा देता हूं, आगे चलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। तो हिंदी में देखिए, पर्यायवाची से प्रश्न रहे हैं, विलोम से प्रश्न रहे हैं, अलंकार से रहे हैं, शुद्धवर्तनी है, रस से आए हैं, समास से आए हैं, संधि से आए हैं और वाच्यकाल से आए हुए हैं। तो हिंदी का लगभग पैटर्न देखा जाए तो उसी प्रकार का है दोस्तों। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये सब, है ना। इंग्लिश में देखा जाए तो बस वही है। PQRS से आए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से 4-5 हैं, मिस स्प्लिट से 1 है, एंटोनिम्स 2 हैं, सिनोनिम्स से 2 हैं और कुछ प्रश्न एरर से आए हुए हैं। मैथ का यदि देख लिया जाए तो लाभ हानि से हैं, प्रतिशत से हैं, आयु से आए थे, रेलगाड़ी से आए थे, सरलीकरण से आए हैं, संख्या पद्धति से आए हैं, लघुत्तम सामर्थक, महत्तम सामर्थक। जो अभी तक नहीं आए थे तो इनसे भी आ गए प्रश्न दोस्तों। माध्यमिका से आए हैं। SI और CI से एक एक प्रश्न है। क्षेत्रमिति है और समय कार्यचाल दूरी से एक एक प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो अपना एनालिसिस था वो समाप्त होता है दोस्तों। अंत में जैसा कि शुरुआत में अपन ने चर्चा की थी कि लास्ट में देखेंगे कि आज बच्चों का स्कोर कितना रहा। तो आज यदि दोस्तों बच्चों के स्कोर की अपन चर्चा करें तो अधिकतम बच्चों ने ये बताया है कि उनके जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं 55 से लेके 60 के बीच में है। कितने? 55 से लेके 60 के बीच में। मतलब आज के उन्होंने थोड़े सही बताए हैं, 55 से 60 के बीच में। और यदि अधिकतम बच्चों का देखा जाए जिनकी ज्यादा नंबर है तो वो तो कम ही रहते हैं। तो 70 से बहुत कम है ऐसे जिन्होंने 70 को क्रॉस किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने बताया है तो 75 के आसपास उनके नंबर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का एनालिसिस खत्म होता है। अब अपन मिलते हैं अगले एनालिसिस पे। नमस्कार। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, PDF आपको वहीं पर मिलेगी।